दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक इतिहास में हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध देख रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की जो राजनीति है, दक्षिण भारत का जो भूभाग है, अभी भी अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इसलिए वो लोग दक्षिण के तो तरफ भी अपना पैठ जमाने चाहते थे, क्योंकि दक्षिण जब तक पूरी तरह उनके कब्जे में नहीं आएगा तब तक वो बंदरगाहों से खुलकर मनमानी तरीके से व्यापार और वाणिज्य नहीं कर सकते थे। और दक्षिण में जैसा कि आप लोगों ने पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में देखा कि जो दक्षिण में जो वीर शासक था वो मैसूर का था, हैदर अली था। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा था कि दक्षिण में ये एरिया मराठों का था और ये एरिया निज़ाम का था, तथा जो नीचे का एरिया था यहाँ मैसूर था दोस्तों। ठीक, ये मैसूर था। और इसी दक्षिण में ही जो केरल का कुछ एरिया था, ये एरिया जो है त्रावणकोर का एरिया था। यह एक अलग साम्राज्य था, त्रावणकोर। और इस त्रावणकोर का अलग शासक था, यहाँ अलग साम्राज्य था, बहुत छोटा सा साम्राज्य था। ठीक, तो यह इस समय ये स्थिति थी। और तीसरी युद्ध की पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं कि तीसरी युद्ध की पृष्ठभूमि पड़ती को कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब ये तीनों जो है आपस में, चूंकि साम्राज्यवाद था तो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के साम्राज्य को तो थोड़ा सा छीन झपट के अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयास को करते रहते थे। और जब विस्तृत करने का प्रयास करते थे तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों में आपस में युद्ध होता रहता था। और इस तरह के युद्ध जब ये लोग छोटे मोटे युद्ध या बड़े युद्ध आपस में करते रहते थे तो अंग्रेज जो उत्तरी भूभाग में पूर्णतः जो है अपना प्रभुसत्ता स्थापित कर चुके थे, वो दक्षिण में इन तीनों के युद्ध के बीच जो है, इन तीनों के संघर्ष के बीच जो है अपना लाभ निकालने की कोशिश किए। तो पहले युद्ध में आप लोगों ने देखा कि हैदर अली उन लोगों को कूटनीति में मात दे देता है। दूसरे युद्ध में वो देखा कि किस तरह से वो लोग मराठा और निजाम को मिला लेते हैं। और हैदर अली जो है उन लोगों से पहले तो हार जाता है, लेकिन एक ही वर्ष बाद फिर उन लोगों को हरा देता है। अब जो है तीसरी युद्ध की पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं कि तीसरा युद्ध कैसे होता है। ठीक, और जब अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस समय 1790 तक जो है कॉर्नवालिस यहाँ आ गया था। कॉर्नवालिस का नाम सुने होंगे मित्रों। कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर जनरल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के लिए बहुत सारे काम किए थे, जैसे अस्थायी बंदोबस्त को जो है लागू करना, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को लागू करना, और इस तरह की चीज़ें जो है वो कॉर्नवालिस करके ईस्ट इंडिया के शक्ति में काफ़ी अधिक इजाफा किया था। यही कॉर्नवालिस इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। ठीक, जब यह कॉर्नवालिस आया तो कॉर्नवालिस जो है मराठा और निज़ाम को मिला करके, मराठा और निज़ाम को मिला करके मित्रों एक जो है मोर्चा तैयार किया, एक मोर्चा तैयार किया। और यह जो मोर्चा तैयार किया कॉर्नवालिस, यह जो है मैसूर के खिलाफ किया। और मैसूर की गद्दी पर पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर के गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठा हुआ था। तो जब यह मोर्चा जो है टीपू सुल्तान के खिलाफ बना तो टीपू सुल्तान भी यह समझ गया कि जो है अब अंग्रेज जो है इन लोगों को बहका लिए है, अपने जाल में फांस
संन्यास लिए हैं और इन तीनों से यदि हमको युद्ध करना है तो हमको जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का सहारा चाहिए, अन्यथा हम तो इन तीनों के गुट से जो मोर्चा बना है उससे तो हम हार जाएंगे, निश्चित है। इसलिए जो टीपू सुल्तान ने तुर्की की राजधानी उस समय कुस्तुनतुनिया थे दोस्तों। तुर्की और फ्रांस को अपना दूत भेजा ताकि वहाँ से कुछ मदद मिल सके, कुछ उन्नत किस्म के हथियार मिल सके, कुछ जो है इस तरह के जो है सुविधा मिल सके, ताकि हम इनके जो मोर्चा है, जो गठबंधन है, इनको युद्ध में हम हरा सके दोस्तों। और इस तरह से टीपू सुल्तान अपनी रणनीति बना रहा था और कार्नवालिस अपना रणनीति बना रहा था। ठीक, ये दोनों लोग अपनी अपनी रणनीति बना रहे थे ताकि जब युद्ध हो तो उस युद्ध में जो है हम जो है एक दूसरे को मात दे सके। अभी मामला यही चल रहा था, तब तक जो है एक दूसरा विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। और विवाद क्या खड़ा हो गया, जो त्रावणकोर का दोस्तों जो राजा रहता है वह राजा जो है डचों से कोचीन का कुछ क्षेत्र, कोचीन का दो क्षेत्र, एक जो है करंगानू और दूसरा जो है जयकोट। कोचीन का दो क्षेत्र कौन कौन सा, एक करंगानू और दूसरा जयकोट। ठीक, यह डचों से खरीदने के चक्कर में पड़ गया। ठीक, जो है कि यह दोनों क्षेत्र जो है तो त्रावणकोर का राजा खरीदने की बात को कर रहा था। ठीक, खरीदने की बात कर रहा था। ठीक, और जब यहाँ पे आपका है कोचीन, ठीक, यहाँ पे आपका कोचीन है, तो इस कोचीन को टीपू सुल्तान अपने साम्राज्य का क्षेत्र मानता था, अपने साम्राज्य का हिस्सा मानता था। और जब कोचीन के इन दोनों स्थानों को खरीदने के बाद जब त्रावणकोर का राजा करने लगा, तब टीपू सुल्तान उस पर आपत्ति जता दी। ठीक, इस पे जो है जब खरीदने लगा तो टीपू ने आपत्ति जताई। ठीक, टीपू ने आपत्ति जताई और आपत्ति जताई कि भाई ये बताओ कि यह क्षेत्र डच लोग बेच कैसे सकते हैं और इस क्षेत्र को तुम लोग खरीद कैसे सकते हो, ये तो क्षेत्र हमारे साम्राज्य का है ना, और हमारी भी बिना इच्छा के ही तुम लोग खरीद बेच रहे हो। इस तरह का टीपू सुल्तान ने आपत्ति जताया था। और जब आप आपत्ति जताया तो जैसे कार्नवालिस एकदम तैयार बैठा था कि हमको तो कोई बहाना जो चाहिए ताकि हम टीपू सुल्तान से युद्ध कर सके। ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बहाना मिल गया, अब अंग्रेजों को बहाना मिल गया। अब वो त्रावणकोर के राजा से कहें कि टीपू सुल्तान को हम लोग संभाल लेंगे, तुम लोग जो है इसको जो है अपना काम जारी रखो, उससे हम युद्ध करेंगे। और झगड़ा इन लोगों के बीच का, विवाद इन लोगों के बीच का, और अंग्रेज लोग इस मामले में कूद जाते हैं मित्रों। और जब यहाँ पर जो तीसरा आंग्ल मैसूर का जो यही जो है आपका तात्कालिक कारण रहता है, तात्कालिक कारण रहता है कि यहाँ जो त्रावणकोर का राजा रहता है, यह कुछ ऐसा जो है भूमि को खरीदना चाहता है जिसको टीपू सुल्तान जो है अपने अधिकार क्षेत्र में मानता था। अब जो है यहाँ एक युद्ध जो है प्रारंभ था दोस्तों। और यहाँ पे जो है कार्नवालिस जो है बंगलौर को जो है जीत लेता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जब यह प्रारंभ हो जाता है तो यह बंगलौर से
बंगलौर को जीतने के बाद, बंगलौर को जीतने के बाद यह जो है पहुंच जाता है श्रीरंगापट्टनम। जी है दोस्तों, श्रीरंगापट्टनम। और यही टीपू सुल्तान की राजधानी थी। जब श्रीरंगापट्टनम में कर्नवालिस की सेना, श्रीरंगापट्टनम यहाँ है बंगलौर के दक्षिण में, जब यहाँ पे कर्नवालिस की सेना पहुंच जाती है दोस्तों, तब टीपू सुल्तान ये समझ जाता है कि इस समय झुक जाने में ही भलाई है, अन्यथा पूरा का पूरा साम्राज्य जो है अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए वह श्रीरंगपट्टनम में अपनी हार स्वीकार करके झुक जाता है और वहां पे अंग्रेजों से एक संधि करता है दोस्तों। और इस संधि को कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगापट्टनम की संधि, पट्टनम की संधि। ठीक, ये जो है संधि जो है टीपू सुल्तान झुक करके अंग्रेजों से वो करता है। और इस संधि में होता क्या है, इस संधि में जो है अपना साम्राज्य बचाने के लिए टीपू सुल्तान को आधा, अपने साम्राज्य का आधा भाग, अपने साम्राज्य का आधा भाग, अपने साम्राज्य का आधा भाग जो है अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा, अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा दोस्तों। ठीक, यहाँ पर जब आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को दे देता है तो अंग्रेज तो पूरे गुट का लीडर रहते हैं। कार्नवालिस जो है जब उसको आधा भाग मिल जाता है, जब मैसूर का आधा भाग मिल जाता है, तो वह जो है मराठों को कुछ ऐसा एरिया देता है जहां से राजस्व वसूली नहीं होती है, और निजाम को भी कुछ ऐसा एरिया देता है जहां से उनको भी कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। और जो अंग्रेज अपने पास एरिया रखते हैं वो बहुत ही बड़ा लाभदायक वाला क्षेत्र वो लोग अपने पास रखते हैं। और ये जब अपने पास रखते हैं तो इनकी शक्ति में और इजाफा हुई। इसीलिए कार्नवालिस श्रीरंगापट्टनम की संधि के बाद ये कहा, उसका ये स्टेटमेंट है कि हमने अपने साथियों को अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया और अपने शत्रु को प्रभावशाली रूप से पंगु भी बना दिया। मतलब अपने शत्रु मतलब टीपू सुल्तान को पंगु भी बना दिया और अपने साथी मतलब मराठा और निजाम को अधिक शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। और यही अंग्रेजों की चाल थी कि हम जो है किसी को आगे बढ़ने न दे, ऊपर सिर्फ हम जाएं और हम जो है उससे सिर्फ ऊपर जाए और पूरे दक्षिण भारत पे सिर्फ हमारी हुकूमत चले और सिर्फ लोग हमारी ही को कहना माने। इसमें जो है देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है मित्रों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जो है कार्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 1792 के बीच हुआ। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का कौन सा योग्य शासक अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजे? तो कौन भेजा था दोस्तों? टीपू सुल्तान भेजा था। ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो त्रावणकोर के जो राजा थे उनसे जो भूमि विवाद था यही तात्कालिक वो कारण था। ठीक, इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो श्रीरंगापट्टनम से बनता है, क्योंकि यही उसकी राजधानी रहती है और यही तीसरा युद्ध जो ऐसा युद्ध होता है जिसमें मैसूर साम्राज्य का आधा भाग टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है। और यही श्रीरंगापट्टनम की संधि जो है पूछी जाती है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति किस संधि के द्वारा होता है? तो श्रीरंगापट्टनम
कि संधि के द्वारा होता है। ठीक, और ये भी बहुत कई बार पूछा गया है कि किस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान को अपने साम्राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान देना पड़ा। ये था दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप जो है यहाँ से यहाँ तक आप जो है इसको एकदम एक जुबान पे कर लीजिएगा, ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग देखते हैं कि जब अंग्रेजों के पक्ष में मैसूर का जो है महत्वपूर्ण भूभाग चला जाता है, जहां से अधिक ये लोग राजस्व प्राप्त करते हैं, तो इनकी शक्ति और बढ़ती है। जब शक्ति और बढ़ती है तब वो अपने शक्ति का इस्तेमाल कैसे को करते हैं, इसको देखते हैं हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने देखा कि किस तरह से जो है टीपू सुल्तान समझदारी का परिचय देते हुए श्रीरंगपट्टनम का संधि करता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि करके अपना आधा साम्राज्य बचा लेता है। और वह इसलिए बचाता है ताकि आधा साम्राज्य भी बचा रहेगा तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। यदि हमारा अस्तित्व बचा रहेगा तो हम जो है एक न एक दिन अपनी ताकत को बढ़ा करके अंग्रेजों को जरूर हराएंगे और यहाँ से हम बाहर भेजेंगे। ठीक, और ये सोच के यह श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। ठीक, उसके बाद जो है धीरे धीरे समय बीतता जाता है दोस्तों, और आ जाता है 1799 ईस्वी। लेकिन 1799 ईस्वी से पहले ही जो है भारत में गवर्नर जनरल बदल दिए जाते हैं और 1798 में जो है गवर्नर जनरल भारत में बन के आता है वेलेस्ली। नाम सुने होंगे दोस्तों, वेलेस्ली। यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जो है बन करके भारत में आता है। अब जो है इसके हाथ में सत्ता आ जाती है। ठीक, अब यह ईस्ट इंडिया का संचालक हो जाता है। अब जो है वेलेस्ली जो काम कार्नवालिस अधूरा छोड़कर जो वो चला गया था, अब वेलेस्ली उसको पूरा करने के चक्कर में पड़ा। वेलेस्ली का कहना यह था कि मैसूर, दक्षिण भारत में मैसूर ही एक ऐसा साम्राज्य है जो आए दिन अंग्रेजों से युद्ध करता रहता है, और ये मैसूर जब तक रहेगा तब तक हम लोगों का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए इस मैसूर को पूरी तरह से हमको अपने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है साम्राज्य में इसको मिलाना होगा, इसको जीतना होगा पूरी तरह से। या तो पूरा मैसूर जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए, ठीक, मतलब मैसूर को अपने अधीन कर लिया जाए, या फिर टीपू सुल्तान को ही समाप्त कर दिया जाए। टीपू सुल्तान को ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यदि मैसूर को हम पूरी तरह जीत जाएंगे तब पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। या तो टीपू सुल्तान को युद्ध में हम मार देते हैं तो अपने ही किसी आदमी को वहां का शासक बना देंगे, सहायक संधि कर लेंगे और सहायक संधि करके पूरी तरह मैसूर को अपने ऊपर आश्रित कर लेंगे। हाल वेलेस्ली का नाम सहायक संधि से जुड़कर आता है क्योंकि यह सहायक संधि के लिए ही भारत में जाना जाता है। जितने भी प्रांत रहते हैं उस प्रांत के जितने भी शासक रहते हैं सभी शासकों से सहायक संधि करता था ये वेलेस्ली, और सहायक संधि करके उनके सहायता करने के लिए अपनी सेना को उनके यहाँ रख देता था और उनके दरबार में अपना एक एजेंट बैठा देता था, और पूरी तरह से जो शासक होता था, जो राजा होता था, वो अंग्रेजी सेना के ऊपर जो है निर्भर हो जाता था। और इस तरह से पूरी तरह जो है धीरे धीरे पूरा जो है दक्षिण भारत, उत्तर भारत सब जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। तो वेलेस्ली के जो सहायक संधि है उसको हम वेलेस्ली जब बताएंगे गवर्नर जनरल, जो अलग टॉपिक है, तो उसमें हम विस्तार से इसकी चर्चा को करेंगे। फिलहाल में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मैसूर को लेकर वेलेस्ली का रणनीति क्या रहती है। वेलेस्ली की रणनीति यह रहती है कि या तो पूरे मैसूर को ही अपने अधीन कर लिया जाए और या तो टीपू सुल्तान को समाप्त कर दिया जाए। ठीक, और जब ये सोच ही लिया था तब देखिए वह आगे क्या करता है। यह जो है टीपू सुल्तान के ऊपर आरोप लगाता है दोस्तों,
यह जो है आरोप लगाता है किसके ऊपर? टीपू के ऊपर। क्या आरोप लगाता है? यह आरोप लगाता है कि तुम जो है मराठा और निजाम के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कर रहे हो? षड्यंत्र कर रहे हो। क्या कर रहे हो? षड्यंत्र कर रहे हो। ठीक। और दूसरा आरोप लगाता है कि तुम जो है अफगानिस्तान, तुर्की, फ्रांस, मॉरिशस आदि जगह के शासकों से पत्र व्यवहार कर रहे हो और पत्र व्यवहार कर रहे हो और वह पत्र व्यवहार हमारे खिलाफ है। क्या है? हमारे खिलाफ है। मतलब अंग्रेज लोग ये आरोप लगाए कि तुम जो है मराठा और निजाम के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो और अफगानिस्तान, तुर्की, फ्रांस, मॉरिशस आदि जगहों के शासकों से हमारे खिलाफ पत्र व्यवहार कर रहे हो ताकि इन लोगों से तुम मदद मांग सको और मदद मांग करके हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सको और कार्रवाई करके हमको यहाँ से भगा सको। ठीक। ये जो है ये अंग्रेज लोग कहे, टीपू सुल्तान कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ऐसी ही बात है क्योंकि हमको खुफिया सूचना मिली है। और जब खुफिया सूचना की बात आ जाती है तो सारे तर्क जो है खत्म हो जाते हैं। आज की डेट में आप अमेरिका को भी देखेंगे, हमको खुफिया सूचना मिली परमाणु हथियार, हमको खुफिया सूचना मिली कि जैविक हथियार बना रहे हो और ये खुफिया सूचना के आधार पर आक्रमण भी कर दिया इराक पे और कुछ मिला भी नहीं। तो खुफिया सूचना ही ऐसा होता है कि शक्तिशाली देश किसी के ऊपर हावी हो जाता है और उसको कोई अपना जो है सफाई देने का मौका नहीं मिलता है। ठीक। हालांकि इन आरोपों को देखते हुए टीपू ने सफाई भी दिया था। टीपू ने सफाई दिया था कि देखिए हमारा कोई संबंध नहीं है। इस सफाई में इसने कहा कि अभी कुछ दिन पहले जो है एक जो है यूरोप से एक नाव आई थी। उस नाव में 40 लोग जो है सवार थे और यह काले रंग के फ्रांसीसी लोग थे। कौन थे? काले रंग के फ्रांसीसी लोग थे और इसमें से जो है 12 शिल्पी थे और 10 जो है नौकर थे। 12 शिल्पी थे, 10 नौकर थे। नौकरी की तलाश में यहाँ आए थे और ये कोई रणनीतिक या कोई सेना या कोई इस तरह के जो है ये लोग नहीं आए थे। ठीक। लेकिन अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की एक भी बात नहीं मानी क्योंकि उनको तो चाहिए था कि हम पूरे मैसूर को अपने अधीन करें या टीपू सुल्तान को हम जो समाप्त करें और इसलिए किसी भी हाल में वो युद्ध करना चाहते थे। ठीक। और इस तरह जो है इसकी सफाई को अंग्रेज जो है नहीं मानते हैं दोस्तों। अंग्रेज जो है नहीं मानते हैं और करते क्या हैं? अप्रैल 1999 में टीपू सुल्तान के खिलाफ जो है युद्ध कर देते हैं। ठीक। टीपू के खिलाफ जो है युद्ध कर देते हैं दोस्तों। टीपू के खिलाफ जो है युद्ध कर देते हैं। ठीक। टीपू के खिलाफ युद्ध कर देते हैं और जब टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो टीपू सुल्तान ये समझ जाता है कि अब जो है पूरा जो है निजाम मराठा तो हमारा साथ देंगे नहीं। अब अंग्रेज लोग अधिक शक्तिशाली भी हो गए हैं क्योंकि पूरा मैसूर में से आधा मैसूर उनके पास चला गया है। पूरा उत्तर भारत उनके कब्जे में है। वो हर प्रकार से शक्तिशाली हो गए हैं। इसलिए टीपू सुल्तान समझ जाता है कि हमारी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी वह यह ठान लेता है कि हम अपने जीते जी मैसूर को, श्रीरंगपट्टनम को जो है अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने देंगे। और यह जो है एक भयानक युद्ध होता है दोस्तों, बहुत भयंकर युद्ध होता है। और जो है टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम के गेट पर मित्रों, श्रीरंगपट्टनम
पट्टनम के गेट पर दोस्तों युद्ध करता है और अपनी राजधानी को बचाते बचाते यह जो है वीर शासक जो है अपने किले के बाहर जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यह जो है श्रीरंगपट्टनम के बाहर जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। यह अपने जीते जी श्रीरंगपट्टनम के आन बान शान पर कोई आंच नहीं आने दिया, लेकिन जब यह वीरगति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों, तब जो है 4 मई 1799 ईस्वी को 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम जो है अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है दोस्तों। और इस प्रकार जो है आज ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध एक निर्णायक युद्ध हुआ और इसमें जो है मैसूर का जो वीर शासक टीपू सुल्तान था, यह टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है और 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक, यहाँ पर मराठे लोग जो है टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिए, निजाम लोग भी साथ नहीं दिए। इन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस सांप को हम आज दूध पिला रहे हैं वह सांप एक दिन हमें भी डसेगा। और आगे हम लोग यही देखेंगे कि जब मैसूर को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो मराठों का क्या हाल करते हैं। अंग्रेज किसी के नहीं होते हैं, वो सिर्फ पैसों के होते हैं और यह जो है पूरे भारत को अपनी गुलामी के जंजीरों में जकड़ना चाहते थे और मैसूर इस चीज को पहचानता था, हैदर अली टीपू सुल्तान इस चीज को पहचानता था, लेकिन इनका साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए जो है पूरा मैसूर उनके कब्जे में वो चला जाता है। आगे देखिए कि जो मराठे लोग जो है मैसूर का साथ उस मौके पर नहीं दिए, जो है आंग्ल मराठा युद्ध में आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे मराठा साम्राज्य को भी वह जो है अपने अधीन कर लेते हैं। अब जो है इससे बनने वाला कुछ प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, क्यों, इसलिए इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ही एक ऐसा युद्ध है जो पूरे मैसूर का अस्तित्व ही खत्म कर देता है और वह पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है, कई बार पूछा गया है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1799 ईस्वी में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, तो वेलेस्ली था। ठीक, जो है इसके बाद जो है ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब बड़े एग्जामों में पूछे जाएंगे, लेकिन छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो है पूछा जाता है कि जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस युद्ध में हुई, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। ठीक, और टीपू सुल्तान जो है अपनी किस राजधानी को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, तो श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए अपने वीरगति को प्राप्त हुआ। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम किस डेट पे जो है अंग्रेज क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में चला गया, तो 4 मई 1799 ईस्वी को। ठीक, इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। बार बार एग्जाम जो भी इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बार बार एग्जाम में आपके सामने आते हैं। यह एक दक्षिण भारत में बहुत निर्णायक मोड़ होता है और जिस तरह से आप बंगाल को देखेंगे कि जो है 1764 में ये क्लियर हो गया था कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है अब पूरा भारत जो है उत्तर भारत जो है अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मैसूर को कब्जे में लेने के बाद ये क्लियर हो गया कि अब पूरा दक्षिण भारत जो है अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। ठीक, और इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि अगले वीडियो में आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस प्रकार से होता है। दोस्तों यह जो है हम लोग इसको थोड़ा इतिहास को देखिए विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको मोटिवेशनल क्लास मिले और आप घर पे बैठ करके सिर्फ जो है हमसे एक जुड़ाव महसूस करें, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप घर पर भी बैठे रहिए तो इतनी विस्तृत आपको जानकारी मिले कि आप जो है जब दोबारा हमारे यहाँ कोचिंग पे आवें तो आपको ऐसा न महसूस हो कि कोचिंग की क्लास में और जो है ऑनलाइन के क्लास में अंतर है। नहीं तो जो है इसी
जो है उम्मीद के साथ हम ब्रेक लेते हैं। आज जो है फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।